हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास शुरू हो चुकी है जो कि रोज़ शाम 5 बजे होती है। आप सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जिस तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है उन तक भी क्लास को पहुंचाया जा सके। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। रोज़ हम चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस करते हैं, उसी क्रम में आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए हो जाएगा छात्रों को शारीरिक दंड, दूसरा हो जाएगा हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, तीसरा हो जाएगा विविधता का सम्मान और चौथा हो जाएगा मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो कौन सी प्रथा है जो शिक्षा समावेशन को बढ़ावा देगी? तो क्या हो जाएगा हमारा विविधता का सम्मान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा विविधता का सम्मान, मतलब कई तरीकों से सिखाना क्या होगा, समावेशन में सहायता करेगा। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। 17 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्य में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौती का कारण बनती है। ऐसी कौन सी दिव्यांगता है जो लंबे समय तक क्या करती है, भागीदारी बनाए रखने में चुनौती का कारण बनती है, मतलब लंबे समय तक क्या करती है, हमें सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। हम ज़्यादा देर तक एक तरीके से नहीं सीख सकते। तो ऐसा कौन सा विकार हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा हमारा ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, दूसरा हो जाएगा हमारा लेखन वैकल्य, तीसरा हो जाएगा हमारा पठन वैकल्य और चौथा हो जाएगा दृष्टि क्षति। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले के क्वेश्चंस में भी हमसे पूछा गया है कि क्या हो जाएगा, इसमें क्या था, बच्चे जो है एक ही जगह पर नियमित रूप से नहीं बैठ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें खो देते हैं, एक ही चीज़ को सीखते सीखते ध्यान मतलब कहीं और लगा लेते हैं। यही सब क्या था, ध्यान अवधान अति सक्रियशीलता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यही वाला विकार हो जाएगा जो हमें लंबे समय तक क्या करता है, एक ही कार्य को करने में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी लेखन वैकल्य क्या है, लिखने में परेशानी होगी, पठन वैकल्य में पढ़ने में और दृष्टि वैकल्य में मतलब देखने में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों में से एक भी नहीं होगा, पहला वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। 18 में हमसे पूछा गया है, विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? पहला हो जाएगा बहुभाषावाद का, दूसरा हो जाएगा हमारा अलगाववाद का, तीसरा हो जाएगा नामीकरण का, चौथा हो जाएगा रूढ़िबद्धता का। ठीक है, तो किसका क्या है अभ्यास करना चाहिए हमें? विभिन्न भाषाई पहचान वाले विद्यार्थियों में, मतलब कई प्रकार की भाषा जो बोल रहे हैं बच्चे, उनकी पहचान करने के लिए किसका अभ्यास कराना चाहिए? तो क्या हो जाएगा हमारा बहुभाषावाद। क्या हो जाएगा बहुभाषावाद, मतलब अगर शिक्षक को बहुभाषावाद, खुद ही बहुभाषावाद आ रही होंगी तभी तो वो पहचान कर पाएगा कि ये बच्चा जो है कई सारी भाषाएं बोल सकता है या फिर कई सारी भाषाओं को जानता है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि क्या होता है, बच्चे अलग अलग तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, कई तरीक़ों से समझाना चाहिए ताकि जो बच्चा है वो उनके अनुकूल सीख पाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। 19 में हमसे पूछा गया है, क्या है, संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग में निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? ठीक है, संचार का जो क्या करना है, संचार के लिए क्या करना है, बहुमाध्यम, कई माध्यमों से क्या करना है हमें समावेशन के लिए उपयोगित प्रक्रिया देखनी है। ठीक है, कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए में बोला गया है हमसे बौद्धिक चुनौती वाले छात्र, बी हो जाएगा हमारा प्रतिभाशाली छात्र, सी हो जाएगा हमारा स्वनिर्भरता वाले छात्र और डी हो जाएगा हमारा पठन वैकल्य वाले छात्र। तो क्या हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि क्या पूछा गया है हमसे, समावेशन में मदद मिलेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान संचार हेतु क्या पूछा गया है, बहु माध्यम के उपयोग में सभी प्रकार के छात्रों को मतलब समावेशन मिल सकता है। ठीक है, चाहे वो बौद्धिक चुनौती वाले छात्र हों, चाहे प्रतिभाशाली हों, चाहे स्वलीनता वाले छात्र हों, सभी प्रकार के छात्रों को जो ना समावेशन मिलेगा, समावेशन में मदद मिलेगी संचार के माध्यम से। तो इसके ऑप्शंस आगे होंगे, मतलब सारे ही हमारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे।
तो क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि A B C D सभी को हेल्प मिलेगी संचार के माध्यम से। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 20 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। मतलब कौन सा वैकल्य है जो सही युग्म को प्रदर्शित करता है। तो पहला हमसे बोला गया है गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य में क्या परेशानी होती है, कैलकुलेटर के उपयोग में रोक। क्या करना चाहिए, कैलकुलेटर के उपयोग में रोक लगानी चाहिए। दूसरा हो जाएगा हमारा पठन वैकल्य। तो क्या करना चाहिए, लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना चाहिए। दूसरा हो जाएगा हमारा दृश्य हानि है, तो पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना चाहिए। और चौथा हो जाएगा हमारा स्वालीनता है, तो क्या करना चाहिए, दृश्य अभिभार बढ़ाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि अगर उसको दृश्य हानि है, मतलब वो देखने में उसको परेशानी है, तो पाठ को पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रदान करना चाहिए। सॉफ्टवेयर मतलब क्या होगा, वो बोलता जाएगा, रिकॉर्डिंग मतलब सॉफ्टवेयर क्या होगा, एक वीडियो रिकॉर्ड दिया जाएगा उसको, वो बोलता जाएगा और छात्र क्या करेगा, सुनेगा, ना कि उसको खुद से पढ़ेगा, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं तो सुन ही सकता है। तो क्या करना चाहिए, पाठ पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब थर्ड आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे क्यों गलत हो जाएंगे, क्योंकि गुणज वैकल्य उसको जब गुणा करने में ही प्रॉब्लम है, और अगर हम कैलकुलेटर पर रोक लगाएंगे तो फिर वो कैसे कर पाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा पठन वैकल्य, उस पढ़ने में उसको प्रॉब्लम है और लिखने के लिए दे दिए लंबे लंबे निबंध, तो वो कैसे लिख पाएगा, जब वो पढ़ नहीं पाएगा तो याद नहीं कर पाएगा, तो कैसे लिख पाएगा। तीसरा हो जाएगा हमारा दृश्य हानि, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसको दृश्य हानि है तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रदान करना चाहिए, ताकि वो सुन के उस चीज़ों को सीख सके। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है। नहीं पूछा है, मतलब नेगेटिव पूछा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही है। सार्थक गतिविधियाँ, ये भी सही हो जाएगा। निष्क्रिय सुनना, कौन सा हो जाएगा, निष्क्रिय सुनना बोला है तो यही हमारा गलत हो जाएगा। हमने बोला था कि निष्क्रिय तो कोई भी काम ना शिक्षक होना चाहिए ना ही छात्र। ठीक है, दोनों को सक्रिय होना अनिवार्य है। और चौथा हो जाएगा सामाजिक भागीदारी। तीनों हमारे पॉजिटिव हैं, सक्रिय भागीदारी, सार्थक गतिविधियाँ और सामाजिक भागीदारी, ये क्या करेंगे, सुसाध्य होंगे, सीखने में क्या होंगे, सुसाध्य होंगे, जबकि निष्क्रिय सुनना सुसाध्य नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22 में हमसे पूछा गया है, सेकंड 22 में हमसे पूछा गया, छात्रों के लिए व्यवहारिक यानी कि करके सीखने वाली गतिविधियों को से छात्रों के अधिगम को की संभावना होती है। मतलब हमें रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, किसकी संभावना होती है, तो पहला हम रख के देखते हैं, टालने व सुधरने। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, क्या करना है, गतिविधियों के टालने से छात्रों के अधिगम को सुधरने में संभावना होती है। सभी हम ऑप्शंस को क्या करेंगे, रख के देखेंगे, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा उसी को हम रख लेंगे, मतलब जो ज़्यादा सूटेबल लगेगा। फिर दूसरा ऑप्शन हम पढ़ के देखते हैं, गतिविधियों को सुविधा देने से छात्रों के अधिगम को बढ़ने की संभावना है। ये बिल्कुल हमें सही लग रहा है कि क्या करेंगे, उनकी गतिविधियों को क्या करेंगे, सुविधा देंगे, और इससे क्या होगा, उनका अधिगम जो है बढ़ेगा। फिर तीसरा देखते हैं हम, प्रस्तुति से क्या होगा, अधिगम को ठहरने की संभावना, तो अधिगम ठहराना नहीं है, जबकि क्या करना है, बढ़ाना है। चौथा हो जाएगा हमारा रोकथाम, इसमें तो पहले ही रोकथाम कर दिया, तो रोकथाम तो करनी नहीं है, क्या करना है, उनको बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, उनको एक गतिविधियों में सुविधा देंगे, जिससे क्या होगा, उनका अधिगम जो है बढ़ेगा, वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित नहीं होती हैं। तीसरा हो जाएगा हमारा, छात्र
जब छात्र अर्थहीन गतिविधियों में भाग लेते हैं तो वे सबसे अच्छा सीखते हैं। चौथा हो जाएगा हमारा यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, छात्र जब सबसे अच्छा सीखते हैं जब उनकी गतिविधियां क्या होती हैं, उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, मतलब उनके ही अनुकूल होती हैं, जो उन्होंने सीख रखा होता है उसी से जुड़ी हुई होती है। तो क्या करते हैं, सबसे अच्छा सीखते हैं, या फिर उनके वातावरण से जुड़ी हैं, या फिर उनके परिवार से जुड़ी हैं, या फिर उनकी सोच से जुड़ी हैं। ठीक है, उनको ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करो जो वो पहले से जानते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा सीख पाते हैं। बाकी तीनों नेगेटिव दिए गए हैं, इसलिए तीनों गलत हो जाएंगे। पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 है हमारा। 24 में हमसे पूछा गया है, एक नए विषय पर परिचय देते एक शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो, मतलब नया विषय है कोई, उसका परिचय दे रहा है शिक्षक, तो उसको किस तरीके के प्रश्न पूछने चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा छात्रों से पूरी तरह अपरिचित क्षेत्र से हों। दूसरा हो जाएगा उनकी संज्ञानात्मक क्षमता से काफ़ी परे हों। तीसरा हो जाएगा पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं हो। और चौथा हो जाएगा हमारा अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हों। तो हमने पीछे के ही क्वेश्चन में अभी ही सॉल्व किया है कि क्या करना चाहिए, उनको ऐसे आंसर्स या फिर ऐसे क्वेश्चंस देने चाहिए जो उनके संदर्भ से रिलेटेड हो, मतलब उनके विषय से रिलेटेड हो, या फिर उनकी वातावरण से रिलेटेड हो। ठीक है, ताकि वो अच्छे से सीख पाएँ। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत बोला गया है। क्या है, क्षेत्र से अपरिचित हो। अपरिचित होंगे तो वो कैसे सीख पाएंगे, तो कठिनाई होगी, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है हमारा संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हों। अगर उनकी सोचने की क्षमता से ही अलग होंगे तो वो सोच कैसे पाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है हमारा पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित ना हो। अगर उससे संबंधित ना होंगे तो भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा है वही तो सीख सकते हैं। जो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है उससे बिल्कुल अलग सिखाएंगे आप, तो वो नहीं सीख पाएंगे ना, उसको कठिनाई होगी सीखने में। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला गया है, अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब वो पहले से जानते हो उसी को सिखाना चाहिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा वो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है। ऑप्शन ए बोला गया है हमसे, सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है। दूसरा हो जाएगा हमारा, सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। तीसरा हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या करता है, सांस्कृतिक संदर्भ जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब सीखने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जो भी सांस्कृतिक उपकरण हम प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे, हेल्प भी तो करेंगे बच्चों को सीखने में। तो क्या हो जाएगा हमारा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। 26 में हमसे पूछा गया है, एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों के बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी में करने के लिए कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों को रट के याद करने के लिए गद्यांश देना चाहिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध अनुकूलित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, चिंतनशील कौशल को क्या करना है, बढ़ावा देना चाहिए, मतलब वो खुद से सीख सके इस तरीके के बढ़ावा देना चाहिए उसको। तो ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। जब वो खुद से सोचेंगे तभी तो अच्छा सीख पाएंगे। तो क्या करेंगे, छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। 27 में हमसे पूछा गया है, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन एक हो जाएगा हमारा, छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा हो जाएगा, छात्रों द्वारा की गई भ्रांतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। तीसरा हो जाएगा, छात्रों को की गई भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए। चौथा हो जाएगा, छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि छात्र ने जो त्रुटियां की हैं उनको केवल हेल्प करना चाहिए कि वो सुधार सकें, लेकिन उन्हें सुधारने खुद देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आपने ये त्रुटि की है और ये किस तरीके से सुधरेगी, लेकिन
उन्हें सुधारने के लिए खुद ही कहना चाहिए, मतलब वो स्वयं सुधारें, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगली बार वो मिस्टेक नहीं करेंगे। तो क्या करना चाहिए, पाड़ प्रदान करना चाहिए। पाड़ मतलब सहायता, नाम मात्र की सहायता, ठीक है। तो पाड़ प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 में हमसे पूछा गया है, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्या हो जाएगा, एक छात्र जो है उसका पेपर है तो वो बहुत घबराया हुआ है कि कहीं मेरा पेपर ख़राब ना हो जाए, या फिर मतलब कैसा पेपर आएगा, इस तरीके की भावनाएं जो होती हैं वो मन में उठती हैं। तो क्या होगा, इस तरीके की जो फीलिंग्स उसके मन में होंगी तो उनसे क्या होगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा। दूसरा हो जाएगा, इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा हो जाएगा, इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 4th बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर वो अपने मन में घबराहट लेके जा रहा है तो क्या हो जाएगा, उसके मन में क्या है, नेगेटिविटी आएगी कि कहीं मेरा पेपर ख़राब ना हो जाए, कहीं मेरा पेपर हार्ड ना आए, पता नहीं मेरा पेपर कैसे आएगा, मतलब इस तरीके की चीज़ें उसके मन में चल रही होंगी। तो क्या होगा, डेफिनेटली उसका पेपर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मन में हमें सोचना चाहिए कि हमने अपनी पूरी तैयारी की है तो पेपर ख़राब क्यों आएगा, पेपर हार्ड क्यों आएगा, क्योंकि जो सिलेबस उन्होंने तय किया उसमें से ही तो पेपर देंगे, तो हार्ड क्यों आएगा। तो हमें अपने मन में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं, वरना हमारा पेपर क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए उस पर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। 29 में हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है। पहला हो जाएगा हमारा जिज्ञासा, आंतरिक प्रेरणा। दूसरा हो जाएगा समकक्षी की सराहना, आंतरिक प्रेरणा। तीसरा हो जाएगा हमारा शिक्षक की प्रशंसा, आंतरिक प्रेरणा। चौथा हो जाएगा मैच में ट्रॉफी, आंतरिक प्रेरणा। मतलब इसमें से कौन सा उदाहरण है जो आंतरिक प्रेरणा का है। तो क्या हो जाएगा हमारा जिज्ञासा, मतलब ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब जिज्ञासा क्या होगी, हमारे मन के अंदर से ही तो उठेगी। जब हमारे मन के अंदर से उठेगी कि ये चीज़ हमें सीखनी ही चाहिए या फिर हमें सीखनी ही है, हमें करनी ही है, तो क्या होगी, वो जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा हमारे अंदर से ही उठेगी, कोई हमें कह के नहीं उठवा सकता। मतलब कोई हमें ये बता सकता है कि ये पेपर आ गया है और तुम्हारा पेपर ऑनलाइन कर सकता है, मतलब तुम्हारा फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन तुम अपने पेपर को खुद ही तो देने चाहोगे, खुद ही उसको करोगे। तो वो चीज़ क्या है, जब तक तुम खुद के मन में नहीं डालोगे कि हमें पेपर देना है, तब तक तुमसे कोई ज़बरदस्ती पेपर नहीं दिलवा सकता। तो वही चीज़ क्या है, जिज्ञासा है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो क्या कहलाएगा, वो आंतरिक प्रेरणा कहलाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। 30 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्ति की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा। नेगेटिव पूछा है हमसे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। दूसरा हो जाएगा हमारा, छात्रों को उस संप्रत्ति को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। तीसरा हो जाएगा हमारा, विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना। चौथा हो जाएगा हमारा, छात्रों के विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा विकल्प है जो संप्रत्ति की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा, मतलब संप्रत्ति को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सुसाध्य नहीं करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब कोई छात्र है वो क्या करेगा, शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स की केवल प्रतिलिपि बनाएगा, मतलब केवल फ़ोटो स्टेट करवा के रख लेगा और क्या करेगा, उसको ना समझेगा ना पढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कितनी भी कॉपियाँ आप लिख लो, जब तक उसको पढ़ोगे नहीं, आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकते और ना ही आंसर सही टिक कर पाएंगे। तो क्या है, संप्रत्ति क्लियर करने के लिए हमें क्या है, उसको समझना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। मतलब हमसे नेगेटिव पूछा है तो पहला ही नेगेटिव है, इसीलिए यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम सभी 5 बजे।
सभी हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।